हरिओम। आज हम लोग ऊष्मा उपचार के 3 मुख्य अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ऊष्मा उपचार जो होता है वो 3 मुख्य अवस्था में होता है। उदाहरण के तौर पर हम ऐसे देखेंगे कि अगर हमको उपचार करने हॉस्पिटल में जाना हो तो वहाँ भी अवस्था 3 स्टेज वाइज काम होता है। जैसे कि पहले हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले वहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद ही हमको डॉक्टर से मिलना होता है। ठीक वैसे ही ऊष्मा उपचार में 3 मुख्य अवस्थाएं होती है। नंबर 1 गर्म करना, नंबर 2 सोखना और नंबर 3 क्वेंचिंग करना। तीनों अवस्थाओं को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 गर्म करना। स्टील को लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। इसे स्टील का पूर्वतापन यानी प्री हीटिंग कहते हैं। स्टील को गर्म होना निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 भट्ठी में प्रयुक्त ईंधन पर। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि भट्ठी में प्रयुक्त ईंधन पर, भट्ठी में कैसा हम ईंधन यूज कर रहे हैं। जैसे ईंधन के रूप में हम कोयला यूज कर रहे हैं, या कोई पेट्रोलियम ईंधन यूज कर रहे हैं, या कोई हाइड्रोजन ईंधन यूज कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। नंबर 2 स्टील की संरचना पर। स्टील का संरचना कैसा है, स्टील हमारा किस तरह का हम स्टील बना रहे हैं। ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट स्टील बना रहे हैं या सीमेंटाइट प्लस पियरलाइट स्टील बना रहे हैं, तो हर स्टील के संरचना पे अलग अलग रहता है। तीसरा नंबर भट्ठी के चयन पर। भट्ठी के चयन पर भी हमारा गर्म करना डिपेंड करता है, किस तरह का हम भट्ठी ले रहे हैं। भट्ठी जैसे कि कोई अंदर में भट्ठी होता है, कहीं कहीं बाहर में भट्ठी होता है, तो उस पर भट्ठी के चयन पर भी निर्भर करता है। नंबर 4 जॉब की आकार एवं आकृति पर। जॉब मतलब कि हमारा वर्क पीस है, किस तरह का हमको वर्क पीस चाहिए, उसमें क्या चाहिए, उसका आकार कैसा है, उसका साइज कैसा है, और उसका आकृति यानी शेप कैसा है। हमको रेक्टेंगुलर चाहिए, वर्गाकार चाहिए, या आयताकार चाहिए, या वृत्ताकार चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है। समय अंतराल पर। समय अंतराल कैसा है, किस तरह का हमको हार्डनेस चाहिए या मुलायम चाहिए, उसका सरफेस कठोर चाहिए या मुलायम चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है। ऊष्मा उपचार की दर। ऊष्मा उपचार की दर पर। ऊष्मा उपचार की दर मतलब कि ऊष्मा जो हम उसको दे रहे हैं समय के अनुसार कैसा दे रहे हैं, उसको हर दर के अनुसार एक निश्चित टाइम पर कितना दे रहे हैं ऊष्मा। स्टील के ऊष्मा उपचार की 3 मुख्य अवस्थाएं होती है। नंबर 1 गर्म करना, नंबर 2 सोखना और नंबर 3 पिंचिंग करना। तो गर्म करने के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गर्म करने का जो प्रोसेस है किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो अब हम लोग सूखने के बारे में अध्ययन करेंगे कि सूखना किसे कहते हैं। तो स्टील को जब हम गर्म करते हैं तो हमें एक कोई निश्चित तापमान की ज़रूरत होती है। तो जब उस तापमान तक हम पहुंच जाते हैं तो जो तापमान हमको चाहिए उस पर कुछ समय के लिए हम लोग उसको उस तापमान तक गर्म करते रहते हैं, जिससे कि स्टील का समस्त भाग, स्टील का जो पूरा भाग है वो एक जैसा हो जाए। हर जगह का टेम्परेचर, समस्त भाग का जो तापमान हो एक जैसा हो जाना चाहिए। इसी प्रक्रिया को सोखना कहते हैं। मतलब कि जब हम स्टील को गर्म करते हैं तो जिस पार्ट को हम लोग गर्म करते हैं तो वो एक पार्ट जो होता है, मान लीजिए हमको 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, तो एक पार्ट तो चला जाता है, लेकिन दूसरा पार्ट अभी 70 या 60 तक रहता है। तो जब उसको और अभी गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं कि जब तक कि पूरा पार्ट हमारा
80 के तापमान पे गर्म हो जाए, इसी को हम लोग सूखना कहते हैं। तो स्टील का सूखने का जो कारक है निम्न कारण पे से प्रभावित होता है। नंबर 1, स्टील की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल द्वारा। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कि हमारा वो जो हमारा वर्कपीस है उसका क्षेत्रफल कैसा है, उसका आकार कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। नंबर 2, स्टील की रासायनिक संरचना द्वारा। स्टील की रासायनिक संरचना मतलब कि किस स्टील या धातु से मिलकर बना है उस पर भी डिपेंड करता है। नंबर 3, स्टील को गर्म करने के लिए प्रयुक्त भट्ठी में चार्ज की मात्रा एवं स्थिति द्वारा। प्रायः हम लोग क्या देखते हैं कि 10 mm मोटाई वाले कार्बन तथा निम्न मिश्र स्टील, 10 mm मोटाई वाले कार्बन का और निम्न मिश्र स्टील और कार्बन का जो रहता है स्टील, उसको नॉर्मली हम लोग 10 mm का अगर मोटाई रहे तो उसको 5 मिनट का समय देते हैं। 5 मिनट में वो पूरा गर्म हो जाता है, चारों हर जगह का जो तापमान है वो एक समान हो जाता है। उसी तरह 10 mm मोटाई वाले कार्बन तथा उच्च मिश्र स्टील, कार्बन और उच्च मिश्र स्टील से जो बना है हमारा वर्कपीस है, उसका अगर 10 mm मोटाई का रहेगा तो उसको 10 मिनट का समय लगता है। हरिओम। तो जैसा कि हम लोग स्टील के ऊष्मा उपचार की अवस्था को पढ़ रहे थे, तो इसमें नंबर 1 था गर्म करना, नंबर 2 है सूखना और नंबर 3 है क्वेंचिंग करना। तो अब हम लोग क्वेंचिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेंचिंग का वस्तुतः मतलब होता है ठंडा करना, कि उसको हम किस तरह से ठंडा करते हैं। तो स्टील को हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार ठंडा करते हैं। उसको हवा में ठंडा करते हैं, या नॉर्मल पानी से ठंडा करते हैं, या ऑयल से ठंडा करते हैं, या कोई सोडे का घोल बनाकर उसको अपने आवश्यकता जैसी हमको आवश्यकता होती है उस तरह हम लोग उसको ठंडा करते हैं। तो स्टील को गर्म करने के पश्चात निश्चित न्यूनतम दर पर ठंडा किया जाता है। गर्म करने के बाद उसको हमको किस तरह का चाहिए, हमको हार्डनेस चाहिए या हमको सॉफ्ट चाहिए, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है उस तरह हम उसको ठंडा करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्विंचिंग। इसको हम लोग क्विंचिंग बोलते हैं। स्टील को ठंडा करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्विंचिंग माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 है जल, नंबर 2 है तेल, नंबर 3 है वायु और नंबर 4 है नमक या कॉस्टिक सोडे का घोल। इन चारों माध्यम से ही हम लोग स्टील को अपने आवश्यकता अनुसार उसको ठंडा करते हैं। अब ये 4 माध्यम जो है जल, तेल, वायु और चौथा नमक या कॉस्टिक का सोडे का घोल। तो नमक या कॉस्टिक सोडे के घोल में जो ठंडे करने की दर होती है वो ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि कॉस्टिक जो सोडे का घोल है उसमें स्टील जो हमारा हो तेज़ी से ठंडा होता है। जो दर है पर मतलब ठंडा होने का पर जो समय है, इसका मतलब यही हुआ कि वो जल्दी से ठंडा होता है। और वायु में ठंडा करने की दर सबसे कम होती है। कार्बन स्टील को ठंडा करने के लिए हम लोग जल का प्रयोग करते हैं, जबकि मिश्र स्टील को ठंडा करने के लिए हम लोग तेल का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्विंचिंग माध्यम में जो हमारा तेल प्रयुक्त होता है, क्विंचिंग के लिए जो हमारा तेल प्रयुक्त होता है उसका जो स्यानता होता है, स्यानता उसका कम होना चाहिए और वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। स्यानता का मतलब कि अगर उसको हम फ्लो करें तो उसमें फ्लो का टेंडेंसी जो है, बहने का जो टेंडेंसी हो वो अच्छा होना चाहिए। और कुछ अलग प्रकार के कुछ स्पेशल टाइप के स्टील को ठंडा करने के लिए हमें
हम वाव का प्रयोग करते हैं। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि हमको इस तरह का स्टील चाहिए कि हवा में ठंडा करने से उस तरह का उसके अंदर का प्रॉपर्टी या उस तरह का हमको हवा में ठंडा करने से मिलता है, तो उस स्टील को हम लोग हवा में ठंडा करके स्टील को प्राप्त करते हैं। हरिओम। अब हम लोग ऊष्मा उपचार की विधि के बारे में पढ़ेंगे कि ऊष्मा उपचार की कितनी विधियां अपनाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको स्टील कैसा चाहिए, हमारा जो स्टील हार्ड चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, हमारा मतलब कि स्टील पाने का उद्देश्य क्या है, उसकी आंतरिक संरचना में क्या चाहिए। किसी स्टील में टफनेस ज़्यादा हमको काम करना पड़ता है, किसी में हार्डनेस की ज़रूरत होती है, किसी स्टील में हमको सॉफ्टनेस की ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं हमारा सॉफ्ट स्टील की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब गुण स्टील में लेने के लिए या प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 इसमें है अनलिंग, जैसा कि लिखा हुआ है अनलिंग जो 2 प्रकार का होता है, प्रोसेस अनलिंग और फुल अनलिंग। दूसरा नंबर है हार्डनिंग, तीसरा नंबर है टेम्परिंग, चौथा नंबर है नॉर्मलाइजिंग और 5वां नंबर है केस हार्डनिंग। तो हर प्रोसेस का, जैसे एनलिंग है, इसका क्या उद्देश्य है, अनलिंग करने से हमको क्या मिलता है, अनलिंग में प्रोसेस अनलिंग करने से हमको क्या मिलता है, फुल अनलिंग करने से हमें स्टील में कैसा प्रॉपर्टी मिलता है। उसी तरह हार्डनिंग करने से हमको उसके प्रॉपर्टी में कैसा चेंज होता है। और टेम्परिंग में भी हमको क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे जॉब का क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा जो वर्क पीस है वो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी में चेंज करना चाहिए, उस अनुसार हम लोग प्रोसेस करते हैं। चौथा नॉर्मलाइजिंग है, इसका भी उद्देश्य है कि नॉर्मलाइजिंग करने से हमें क्या, हमारे प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा। और 5वां नंबर केस हार्डनिंग से भी हम लोग उसके प्रॉपर्टी में चेंज करेंगे कि हमको केस हार्डनिंग करने से उसके अंदर प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।